नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। साल 2024 खत्म होने को है। ये 24 बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ समझा कर गया। सियासी इसके अपने मायने। अखिलेश यादव के लिए भी ये साल 2024 बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी खबरों को लेकर आया। अखिलेश यादव के लिए ये साल 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का तोहफा लेकर आया, तो उपचुनाव में एक बुरी हार के सपने को भी दिखा कर गया। 2024 अखिलेश यादव को तीसरे बड़े नेता के तौर पर भी देश में स्थापित करके गया। आज बात 2024 और अखिलेश यादव के सियासी कद को लेकर करेंगे। सबसे पहले लोकसभा चुनाव का जिक्र इन 2024 में होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। ऐसी जीत दर्ज की जो मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए थे। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने दौर के उरूज वक्त में भी महज 35 सांसद ही जीते थे। अखिलेश यादव ने अपने पिता से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए 37 सांसद जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। अखिलेश यादव की मजबूत रणनीति, कांग्रेस के साथ गठबंधन, सही फैसले, प्रत्याशियों का सही चुनाव 2024 में उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के उस रथ को रोका जो अजेय था। भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ रही, अखिलेश यादव ने उन्हें सीधी टक्कर दी, उन्हें अपना राजनीतिक कद बड़ा किया और नतीजा सबके सामने है। वो भाजपा जो उत्तर प्रदेश से 60 से 70 सीटें जीतकर जाती थी, वो बहुत कम पर सीमित हो गई और समाजवादी पार्टी, जिसके पिछले 2019 के चुनाव में महज 5 सांसद थे, वो 37 सांसदों तक पहुंच गई। कहानी अखिलेश यादव ने बदल दी। इसके बाद अखिलेश यादव देश के तीसरे सबसे बड़े नेता बने। इन लोकसभा चुनाव में 2 बातें और गौर करने लायक। पहली, अखिलेश यादव के ऊर्जावान युवा चेहरे, जिन्होंने लोकसभा में पहली बार कदम रखा और समाजवादी पार्टी के लिए इतिहास रचा। और दूसरा, अयोध्या की जीत, जिसने अवधेश प्रसाद को बुलंदियों पर पहुंचाया और लोकसभा में वो अखिलेश यादव के बराबर बैठे। बात पहले अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत की करें। 2024 में लोकसभा चुनाव भले समाजवादी पार्टी ने जीता हो, उसके 37 सांसद जीते हों, लेकिन 37 सांसदों में सबसे ज्यादा जो चर्चा रही, वो चर्चा अयोध्या से जीते सांसद अवधेश प्रसाद की रही। यह अयोध्या भाजपा के लिए बड़ा माइलस्टोन थी, भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु थी। भाजपा इसी अयोध्या के नाम पर पूरे सियासी चुनाव को लड़ रही थी। वो देश दुनिया में ये बता रही थी कि ये विपक्षी लोग जो भाजपा से ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, भाजपा ने वो तारीख बता दी, भाजपा ने वहां मंदिर बना दिया। भाजपा इसी चुनावी धार्मिक मुद्दे के साथ 24 के चुनाव में थी, लेकिन जनता ने इस धार्मिक चुनावी मुद्दे पर भाजपा को ऐसी पटखनी दी कि एक दलित सांसद अयोध्या जैसी सीट पर जीतकर लोकसभा में पहुंच गया। रातों रात अवधेश प्रसाद पासी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए। अखिलेश यादव ने भी उन्हें अपने सर का ताज बनाया और उन्हें लोकसभा में अपने बगल बिठाया। पूरी लोकसभा में उनकी जीत की चर्चा थी और वहां पर भाजपा बुरी तरह हारी। दूसरी बात इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के ऊर्जावान युवा चेहरों की थी। ये वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्हें समाजवादी पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया। उनमें पहला नाम कैराना से सांसद इकरा हसन का था, जो विदेश से पढ़ के आई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली और उसके बाद वो लोकसभा जीत कर पहुंची। दूसरा नाम शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का था। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में सब कुछ बेहतर होने के बाद अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, उनके लिए पूरी मेहनत की। नतीजा यह हुआ कि आदित्य यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनके कंधे पर भी हाथ रखा। तीसरा नाम संभल से जियाउर रहमान बर्क। उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क भले ही कद्दावर नेता थे, लेकिन जियाउर रहमान बर्क नए चेहरे थे, फ्रेश फेस थे। अखिलेश यादव ने उन पर दाम लगाया, नतीजा वो जीते और ऐसी प्रचंड जीत से जीते कि लोकसभा में उनकी वाहवाही हो गई। चौथा नाम रामपुर से महबुल्ला नदवी। महबुल्ला नदवी कहने को एक मस्जिद के इमाम थे, नमाज पढ़ाते थे। रामपुर में आजम खान की सियासी वजूद की लड़ाई थी, वहां पर बिना आजम खान की परमिशन से महबुल्ला नदवी को चुनावी मैदान में उतारा गया और महबुल्ला नदवी ने जीतकर लोकसभा में अपनी उपस्थिति को बुलंद किया। ऐसे समाजवादी पार्टी के कई चेहरे थे जो जीतकर लोकसभा पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उन युवा चेहरों को मौका देने का
थैंक यू अखिलेश यादव को कहा। इसके बाद बारी 2024 में विधानसभा के उपचुनाव की आई, जो लोकसभा चुनावों के ठीक 4 से 5 महीनों के बाद हुए। समाजवादी पार्टी जीत के रथ पर सवार थी, उसे लग रहा था कि वो इस बार पीडीए के फॉर्मूले पर उपचुनाव को भी पलट देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उपचुनाव हमेशा सियासी मौजूद जो सरकार होती है उसी के फेवर में जाते हैं। नतीजा भी कुछ ऐसा ही रहा। अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब है। अखिलेश यादव महज 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाए। इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी तमाम अनबन देखने को मिली। सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार देखने को मिली। 5 सीटें मांग रही कांग्रेस ने चुनावों से पूरी तरह किनारा किया, और किनारा भी इस तरह किया कि वो किसी प्रचार में भी नजर नहीं आए। कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने समाजवादी पार्टी के किसी बड़े प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। अटकलें लगी कि दोनों का गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी दोनों ने इस बात को स्वीकारा नहीं। नतीजा जो भी रहा हो, लेकिन इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जोर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से की। और इन उपचुनाव में कुंदरकी एक ऐसी सीट रही जहां पर मुस्लिम बहुलता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की। यह अपने आप में बड़ा इतिहास था। कुंदरकी की वो सीट जो मुस्लिम बाहुल थी, वहां से भाजपा के प्रत्याशी जीत जाएं, यह अपने आप में बड़ा इतिहास था। उपचुनाव के नतीजों ने भी 2024 की बहुत सारी कहानी लिखी। आज समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई 2024 की कहानी में बस इतना है। कल आपको 24 में कुछ और कहानियां बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने इस बार 2024 में नई बार अपनी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव ने वो कारनामा 24 में किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और राजनीतिक पंडितों की तमाम जो उनकी दूरदर्शिता की भौगोलिकता की कहानियां थी, उसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने धता बता दिया। आज बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार।